नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर से ममता के खिलाफ बीजेपी ने श्रीमती प्रियंका टिबेरवाल को मैदान में उतारा है। प्रियंका बंगाल में चुनाव बाद के हिंसा के मामले में वकील है और इन्हीं को ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा है बीजेपी ने। प्रियंका टिबेरवाल ये नाम है उनका। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि बंगाल में चुनाव बाद जो हिंसा हुई है, इस मामले में ये वकील भी है बीजेपी की तरफ से। तो प्रियंका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकील है। उनकी दलीलों के बाद ही कोर्ट ने चुनाव बाद की हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। प्रियंका टिबेरवाल भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार भी रह चुकी है। वो अगस्त 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी। इस साल एंटली से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा से हार गई थी। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, जाहिर सी बात है अपने हिसाब से बीजेपी ने तो एक अच्छा कैंडिडेट ही उतारा होगा, लेकिन ममता बनर्जी के सामने प्रियंका का उतरना कितनी दमदार लग रही है? जी हाँ, ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जितना सुनने में आ रहा था बीजेपी के सोर्सेज के मुताबिक कि कुछ नाम दिए गए थे हाई कमांड को। और जैसा कि हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे आज तक में, रुद्रनील घोष जो कुछ महीने पहले भवानीपुर में ही जब चुनाव हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ, तब रुद्रनील घोष जो अभिनेता हैं उनको खड़ा कर दिया गया था। वो हार गए चुनाव, लेकिन इस बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद कहीं महिला कैंडिडेट दिया जाए। और प्रियंका टिबरेवाल का नाम सामने इसलिए आ रहा था क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है इस वक्त पोस्ट पोल वायलेंस को लेके, उसमें प्रियंका टिबरेवाल ने काफी अहम रोल अदा किया है। और हाईकोर्ट में जिस तरह का सीबीआई प्रोब का ऑर्डर जो मिला है हाईकोर्ट से, ये बीजेपी अपना जीत मानती है। और इसीलिए प्रियंका टिबरेवाल जो एंटाली में 2021 के विधानसभा चुनाव में एंटाली से उनको खड़ा कर दिया गया था, वहां पे वो हार गई। हालांकि फिर से उनको अब टिकट दिया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ। ये प्रियंका टिबरेवाल के करियर में, राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है, क्योंकि वो जिसके खिलाफ उतर रही है इस जंग में भवानीपुर में, वो ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी इस सीट को बखूबी पहचानती है। ये उनके घर के बगल में है, कालीघाट से ज्यादा दूर नहीं है और यहां से वो बहुत बार लड़ चुकी है। 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी यहां से जीत के आई थी। उससे पहले 2011 में सुब्रत बख्शी जीते थे भवानीपुर, लेकिन बाई इलेक्शन में उन्होंने अपना सीट छोड़ दिया और बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी फिर यहां से चुन के आई थी। तो 2 बार ममता बनर्जी यहां से जीत चुकी है। ये दूसरा दफा होगा जब बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही है। और तृणमूल पूरा दमखम के साथ इस लड़ाई में उतर चुकी है, क्योंकि ये एक प्रेस्टीज बैटल माना जा रहा है। ममता बनर्जी जब खुद ये ऐलान उन्होंने किया था चुनाव से पहले कि वो भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम जा रही है, तो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन माना गया था। हालांकि ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीट जीत के तीसरी बार के लिए वो मुख्यमंत्री बनी, लेकिन नंदीग्राम में वो हार गई। और वो ईगो बैटल, वो प्रेस्टीज बैटल कहीं ना कहीं जाके यहां पे लड़ा जाएगा भवानीपुर में। ममता बनर्जी को जीतना होगा ताकि वो अपना मुख्यमंत्री पद का कुर्सी बचा पाए। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि कल जब प्रियंका टिबरेवाल की उम्मीदवारी की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा था, सुनिए। सकता है बीजेपी की ओर से, हो सकता है प्रियंका टिबरेवाल वहां से लड़े। आए हम प्रियंका टिबरेवाल से बात करते हैं। अगर आपका नाम घोषित होता है, आप मुख्यमंत्री के विरुद्ध लड़ेंगे, ये आपके लिए एक नया अनुभव होगा। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ये अनुभव कैसा रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री के विरोध लड़ना या ना लड़ना, इसको मैं कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये लड़ाई किसी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं है। ये लड़ाई होगी न्याय वर्सेस अन्याय की लड़ाई। जहां हमने पश्चिम बंगाल में देखा है जिस तरह से लोगों को मारा गया, यहाँ जिस तरह से मर्डर्स हुए, रेप हुए, वैंडलिज्म हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री तो खामोश थी। तो ये लड़ाई उस खामोशी के अगेंस्ट में है जो वो चुप्पी साध करके बैठी हुई थी। आपको जैसे आप पोस्ट पोल वायलेंस को लेके आप हाईकोर्ट के तरफ गए, उसके बाद जो नतीजा निकला वहां से, तो आपका चेहरा जैसे एक बहुत सीरियस चेहरा के साथ युक्त है, या बहुत सीरियस जैसे चेहरा या सीरियस एक्सपीरियंस्ड लीडर की ओर चल रहा है। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस न्यू एक्सपीरियंस? आपको लगता है कि इफ यू आर एबल टू फाइट ममता बनर्जी,
दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट जो आपके फेवर में जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, हो सकता है कि मेरी उम्र उनसे कम है, हो सकता है मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस उनसे कम है, लेकिन इतने साल के एक्सपीरियंस में मेरे अंदर जो जज्बा है वो उनसे काफी बड़ा है, क्योंकि मैंने इस जज्बे में यही सीखा है कि इंसानों की मदद कर उनके पास खड़े रहो। पश्चिम बंगाल की जिस जनता ने इतने विश्वास से उनको जो है बार बार वोट दिया, उनको इस लड़ाई में इतना साथ दिया जो उन्होंने सीपीएम के साथ की थी, उसके बावजूद फिर आज वो खामोश क्यों थी जब लोगों के मर्डर हो रहे थे और उन्हीं की पार्टी के लोग मार रहे थे, जब औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी, क्यों चुप्पी साधी हुई थी उन्होंने? तो मैंने इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाई है। देखिए, चुनाव जीतो ना जीतो दूसरी बात है, लेकिन लोगों का दिल जीता है मैंने, और ये बात मैं जानती हूँ। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, प्रियंका कह रहे हैं लोगों का दिल जीता है, लेकिन जहां तक हमें जानकारी है और जो उनकी पृष्ठभूमि जिस तरह की रही है, बीजेपी के अंदर भले ही लोग उन्हें पसंद कर रहे हो या फिर जिस वजह से जो टिकट दिया गया है उनको, वो अपनी जगह है, लेकिन वाकई जिस सीट पर, भवानीपुर सीट पर वो उतर रही हैं, वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ, ये सोचने वाली बात है कि खुद वहां के लोगों में पॉपुलर होना, बंगाल में पॉपुलर होना, दीदी के अगेंस्ट लड़ना, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। ये सही बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये प्रियंका टिब्रेवाल की जो राजनीतिक करियर है वो ज्यादा लंबा राजनीतिक करियर नहीं है। न्यूकमर आप कह सकते हैं बीजेपी में। बाबुल सुप्रियो के लिए वो लड़ती थी कोर्ट में, लॉयर हैं, एडवोकेट है, और बाबुल सुप्रियो ने ही प्रियंका टिब्रेवाल को बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए कहीं ना कहीं एक पुश किया था। तो प्रियंका टिब्रेवाल एंटाली में लड़ चुकी हैं कुछ महीने पहले, विधानसभा चुनाव में हार गई हैं वो चुनाव, लेकिन इस बार ये सबसे बड़ी उनकी करियर की चुनौती होगी, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ उन्हीं के गढ़ में ममता बनर्जी को चुनौती देना ये आसान काम नहीं है। और ये इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करते हुए दिख रहा है, क्योंकि दिलीप घोष को कह रहे थे कि जिस तरह का हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल बीजेपी में है, कैंडिडेट चुनाव करना, कैंडिडेट चुनना उनके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और वही लग भी रहा है इलेक्शन में, बिल्कुल, और वही लग भी रहा है। अब नाम सामने हालांकि आ गया, अब देखना होगा आगे क्या होगा। और इस बीच आपको बता दें कि अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कौन सी पार्टी अब क्या कुछ कह रही है, आइए आपको हम सुनाते हैं। बीजेपी स्ट्रांग है, वो मुख्यमंत्री को बीजेपी हराया एक बार, दोबारा हराने में क्या है, हार जीत तो बाद में होगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में वहां लड़ाई करेगा, ममता बनर्जी को एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ेगा। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतराएंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार हम मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा करना चाहते। ये हमारे पार्टी की आला कमान की निर्णय है। तो ममता बनर्जी का हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाला एक खाने वाला, तो इनका वही हालत है। ये चुनाव हार चुकी हैं, ये इनके बात से स्पष्ट कहा कि 40% यहाँ वोट गिरता है, लेकिन ये चैलेंजिंग इलेक्शन है। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, घर के पास चुनाव लड़ रही हैं, वही चैलेंजिंग है। तो इसका मतलब आप चुनाव हार चुकी हैं। अब आप अपना जिस तरह से जबरदस्ती चुनाव करने का जो तरीका है आपका, उसको लागू करने के लिए घर घर आपका दबाव और पुलिस का गुंडागर्दी चालू है। बड़ी दुख की बात है, बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ऑब्जर्वर डिक्लेयर हो गया। क्या वो मुझे ऑब्जर्व करेगी या पार्टी, हम टीएमसी को ऑब्जर्व करेंगे? और दीदी ने बोला कि ऐसा ड्रेस कोड होना चाहिए कि जो बंगाल की परंपरा है, ये शांति निकेतन की है। चलिए पश्चिम बंगाल के बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ ओवैसी मुसलमानों को अपने हक में एकजुट कर रहे हैं, मायावती ने मुख्तार का टिकट काट दिया है, उधर प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर है। बीजेपी ने भी सदस्यता अभियान शुरू करने का ऐलान किया है और कहा है कि 4 करोड़ मेंबर बनाए जाएंगे। यानी कि सभी सियासी पार्टियां जो हैं वो उतर चुकी है मैदान में। शंखनाद हो चुका है, चुनावी शंखनाद, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, मार्च अप्रैल तक में मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएंगे। चलिए बीएसपी की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी का टिकट काटा है और ये बोला है कि किसी भी बाहुबली या माफिया को आप टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस कह रही है कि यूपी के 2 दिन के दौरे पर यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी आई है, तो वो भी दाव आजमा रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। ओवैसी कर रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे। इधर बीजेपी भी जो है चुनाव में
कह रही है कि 4 करोड़ मेंबर जो है वो बनाएंगे। अक्टूबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत। मुख्तार का टिकट तो आपको हम बता दें कि ये तमाम जो सियासी पार्टियां हैं ये उतर चुकी है अपने अपने एजेंडे का साथ। सबसे बड़ी बात तो आज हुई है जबकि मायावती ने बाकायदा ट्वीट किया है और कहा है कि अब किसी भी बाहुबली, किसी भी माफिया को टिकट नहीं देंगे। अब हैरानी की बात यह होती है कि उस बाहुबली का नाम दिया जा रहा है जो खुद मऊ से विधायक रहे हैं बीएसपी के, और यही वो ट्वीट है। बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में इसमें प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी जो है वो टिकट ना दे, और इसी के मद्देनजर ही विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष का नाम फाइनल हुआ है। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में, और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। कानून का राज, अगर कानून के राज का समर्थन करना है तो इन सबको मिल करके जो है वो योगी जी की जो शासन की नीति रही है, सुशासन की नीति रही है, उसको देख ले, समझ में आ जाएगा कि ये जो गुंडे थे, ये बदमाश थे, जो अराजक तत्व थे, ये जो है उड़नछू हो गए हैं, गायब हो गए हैं, या तो जेल के सीखचों में है या कहीं और चले गए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनकी भी सरकार देखी है, सपा की भी सरकार देखी है, और उसमें कितनी अराजकता थी, कितना हाहाकार था, कितना हंगामा था, कितना लोगों की असुरक्षा थी, इस बात को कोई भूला थोड़ी है। और मराठी के हमारे सहयोगी चैनल मुंबई तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शरद पवार ने कांग्रेस पर तीखा बयान दिया है। पवार ने कहा है कि कांग्रेस जमींदारों की तरह पुराने दौर से उबर नहीं पाई है और मौजूदा सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है। ममता बॅनर्जीला तुम्ही फेस करू शकता, चेहरा होऊ शकतात 2024च्या इलेक्शन मध्ये, तर मी काँग्रेसच्या लोकांना विचारतो ममता बॅनर्जी क्यों, हमारे पास राहुल गांधी है, असं जेव्हा जो तो पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस पक्षातला ॲव्हरेज सहकारी हे आपल्या नेतृत्वाच्या चौघांनी यत्किंचित सुद्धा कधी वेगळी भूमिका घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात। एक अहंकार आहे का अजूनही, की अजूनपर्यंत काय अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स आहे की जुनी काँग्रेस आहे? कसं आहे की मागे एकदा मी गोष्ट एक सांगितली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे, गावामध्ये त्यांची हवेली असते, लँड शेअरिंगचा कायदा आला, त्यांच्या त्या मोठी शेती होती, जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्या वाटल्या गेल्या, त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही। काही 1000 एकर जमीन राहायची, तिथं 15 एकर 20 एकर झाली। पण सकाळी जेव्हा तो जमीनदार उठतो आपल्या हवेलीमध्ये आणि बाहेर जेव्हा बघतो आजूबाजूचं हिरवं पीक, तो म्हणतो की हे सगळं माझं होतं, आता नाही आहे। तर कुठे ना कुठे काँग्रेस जुनी जमीनदारी झाली। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात काय, उजाड गावाचा पाटील, तितकं काही म्हणत नाही, पण पुराणी जुनी जमीनदारी झाली आहे। त्याची मानसिकता एकेकाळी सवन जे थोडे काश्मीर पासून कन्याकुमारी काँग्रेस हो, पण ते होती आहे नाही, ते होती हे ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे, आणि ती ॲक्सेप्ट करण्याची मानसिकता जशी तयार होईल तशी जवळीक वाढेल। मी आता लेफ्ट आणि काँग्रेसचं उदाहरण दिलं, पण 2004 मध्ये जवळपास 4 वर्ष लेफ्टच्या पाठिंब्यावरती काँग्रेस आणि युपीएने सरकार चालवलं होतं। अशा पद्धतीचं हे अपोजिशन बंगाल आणि केरळमध्ये असताना सुद्धा, तर ते सरकार त्यावेळेस चाललं होतं, ममता बॅनर्जी त्या सरकारमध्ये पण होत्या, प्रश्न तो नाही, पण त्यावेळेला काँग्रेस हे आत्तासाठी 40 लोक नव्हते, तर काँग्रेसची सेंट 140च्या पेक्षा सुद्धा जास्त होती। आज काँग्रेसची सेंट ही त्यामध्ये फार कमी आहे आणि सगळ्यांचीच कमी आहे। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
और एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश की खबर हम बताते हैं। यहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पहुंची है। आज वो पार्टी दफ्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और चुनाव के लिए रणनीति भी बनाएंगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ पहुंच चुकी हैं प्रियंका और उसके बाद आज पार्टी दफ्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का इनका कार्यक्रम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चुनावी बिगुल उत्तर प्रदेश में पहले ही बज चुका है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपने अपने दांव आजमा रही हैं। बीएसपी साफ कर चुकी है। आज ही मायावती ने कहा कि कोई भी अब बाहुबली को, माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है प्रियंका गांधी वो उतर चुकी है, वो लखनऊ पहुंच चुकी है और आज अब आगे की रणनीति किस तरह से होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, इसके मद्देनजर कार्यकर्ताओं से बातचीत। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।